नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, अब तो रोज़ बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, आज कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जो इतिहास का पेपर है, ये 12वीं क्लास का 2017 के पेपर हैं। जो 9 से लेकर मैं 2016 तक जो पेपर बनाया हूँ, इसके प्ले लिस्ट है। 2023 तक मैं बनाऊँगा, क्योंकि 24 में एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चे की, और 24 के बाद 25 में एग्ज़ाम होंगे, तो फिर उसके लिए भी बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ से मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, ये से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसलिए देखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस नंबर लाएं, तो यहाँ से वीडियो ज़रूर देखें। इतना देखने के बाद मैं आपके साथ विश्वास के साथ कहूँगा, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में कहिए जी सर मेरा नहीं आया। इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिव है 1 से लेकर 40 तक। अभी मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? सब्जेक्टिव भी पूरे लाइन से लाइन बाई लाइन करवाऊंगा, और साथ में जिन बच्चे को लिखा नहीं गया उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे कमेंट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ भी सकते हैं। हमारा नंबर जो है इस पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये एग्ज़ाम सबके लिए सोच रहे हैं कि कोई कंपटीशन वाला खोला होगा, सोच रहा है कि अरे भैया कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को फाड़ू फाड़ू बनाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और जो पूरा वीडियो को देखा वही हीरो, और जो नहीं देखा आधा पर, वह क्या है, जीरो है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी काम को पूरा करता है तभी तो तनख्वाह मिलता है ना। जब पूरा पढ़िएगा, पूरा समझिएगा, तभी तो 400 नंबर आएंगे ना। अगर कम पढ़िएगा, कम कीजिएगा, तो 400 नंबर कहाँ से आने वाले? 400 प्लस, 400 प्लस 450, ऐसे नंबर मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनके 400 प्लस मार्कशीट भी मैं दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं, मार्कशीट भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिंधु घाटी, 40 तक करेंगे, 1 से लेकर 40 क्वेश्चन इसमें होंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। 18 से 20 मिनट या 25 मिनट टाइम लगेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? स्नानागार कहा, स्नानागार का मतलब नहाने वाले स्थान। तो विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से। लेकिन अन्नागार कहेगा, ये स्नानागार है जहाँ नहाते थे, और अन्नागार का मतलब जहाँ अन्न रखे जाते थे, वहाँ विशाल अन्नागार कहेगा तो हो जाएगा हड़प्पा। लेकिन विशाल स्नानागार कह रहा है तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और यहाँ पर बात करेंगे लोथल, लोथल जो है गुजरात में है, और यहाँ से गोदावरी यानी बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता है यह अभी वर्तमान में 3 देशों में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और हिंदुस्तान में, 3 जगह है। और सबसे बड़ा पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में पूछेगा कि सबसे बड़ा नगर कौन होगा, तो राखी गढ़ी। कौन होगा? राखी गढ़ी। कौन हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो यानी ऑप्शन आपका अ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना किसने की है? क्या कालिदास ने की है, क्या बाणभट्ट ने की है, क्या हरिश्चंद्र ने की है, या पतंजलि ने की है? तो आप जानते हैं, सबकी बातें को हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये किए थे हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र ने किया था ये। कौन से? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिश्चंद्र ने की है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था कि स्वर्ण काल का मतलब कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में सोना चलाए गए थे। तो हमने बताया था कि ज़्यादा मात्रा में सोना चलाए गए थे गुप्त काल में। जबकि 3-4 क्वेश्चन सोने से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सोना किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी ने, जिसे अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे बैक्टीरियाई के नाम से जाना जाता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी चलाते हैं, जिसे बैक्टीरियाई के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोना। और सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के भी कुषाण ने ही चलाए थे। और सबसे अधिक मात्रा में
जो सोना चला था वो कौन से काल में? गुप्त काल में। पहला याद रखेंगे, सबसे पहले सोना किसने चलाया? हिंद यूनानियों ने, ठीक है। उसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाणों ने। सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने? गुप्त काल में चलाया गया था। आगे बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन लिखा है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? जो कनिष्क जो था इसका राजरोहण कब होता है? राजरोहण का मतलब होता है राज अभिषेक कब होता है? तो होता है 78 ईस्वी में। कब होता है? 78 ईस्वी में। और इसी समय कनिष्क ने जब राजरोहण होता है तो 78 ईस्वी में ही शक संवत चलवाता है। कौन सा संवत? शक संवत। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा। कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? पूरा वीडियो को देखिए, आप पूरा वीडियो को देखिए, जाइए मत कहीं पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत हुआ था आप देखते हैं तो कितना दिन तक चलता? 18 दिन तक। त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पुस्तक से। तो 3 पुस्तक का मतलब जो आप बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे तो इसमें नाम है, 3 पुस्तक का नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और हृदय पिटक, ठीक है। तो 3 पुस्तक के नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। ये 3 पुस्तक है। आप लिखते जाएंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। आप रोक रोक कर वीडियो को लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो ये कौन से धर्म से हो जाएगा? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी यहाँ पर बात करेंगे कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। जो स्तूप होता था, मैंने बताया था कि स्तूप जो होता था कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, ठीक है, और अनुयायी जब मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जलाया जाता था। तो उनकी अस्थियाँ होती थी, अस्थियाँ का मतलब जिसको राख बोला जाता है, वो अस्थियाँ को इस स्तूप में लाकर इनकी पूजा करते थे। तो स्तूप इस आकार का होता था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो स्तूप कौन से धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ना कि यह जैन धर्म से, ना कि ब्राह्मण धर्म से, ना कि ईसाई से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ जो थे, ये आप जानते हो कि महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। जैन धर्म की बात करें तो पहला तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, दूसरा जो तीर्थंकर थे उसका नाम था अजितनाथ, और तीसरे तीर्थंकर शंभरनाथ। ये आपके पूछे गए हैं, ये दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का क्या नाम था? तो ये नाम था शंभरनाथ। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसको भी लिख लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो थे ये 30वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। कितनी शिक्षाएं? 4 शिक्षाएं। और एक महावीर स्वामी ने नया शिक्षा दिया था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो थे ये शिक्षाएं दी थी किसने? महावीर स्वामी ने। तो वही बतिया बोल रहा है कि नया शिक्षा कौन सी महावीर स्वामी ने जोड़ी थी? तो ब्रह्मचर्य। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बुरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? तो वह आया था मोहम्मद गजनवी के समय। मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करें तो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और एक आक्रमण आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1025 का। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर आक्रमण किया था। बहुत सारा धन सोना लूटकर चला गया था। इस बात को याद रखेंगे। कोई दिक्कत? जबकि बात करें मोहम्मद बिन कासिम की तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर 712 एडी में आक्रमण करता है। कहाँ? भारत के सिंध प्रदेश पर, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे अल हजाज, ठीक है। अल हजाज राजा थे। और जहाँ से जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वह ईरान का, वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का राजा अल हजाज, वहाँ के राजा, ठीक है, वहाँ के राजा थे कि क्या तो नाम है उनका, बोल रहे हैं, ठीक है, उनको देख लेंगे हम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद की बात करें तो अपनी राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तो ये हो जाएंगे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन लिखा है कि इब्नी बतूता अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, माने कौन सी भाषा में इब्नी बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला पुस्तक किसने लिखा है? तो इब्नी बतूता ने। यह कौन सी भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, लिखा है कि हप्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था? जो हप्पी जो थी यह राजधानी थी किसकी? ये विजय साम्राज्य की राजधानी थी। तो किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन आपका द जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पूछ कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चल तो रहा है ना। जी चल रहा है, क्लासें चल रही हैं। अगला बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 14वां क्वेश्चन। लिखा है कि विजय साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमने कई बार बताया है भैया, कई बार। आगे भी वीडियो नहीं देखें तो आप देख लेंगे, तो बताया है हमने कि उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहरबू का स्थापना करने वाले थे और इनके पिता का नाम संगम था, जिसे संगम वंश के नाम से भी आगे आगे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विजयनगर के शासकों में आपने आपको कहा, क्या कहा? विजयनगर के जो शासक होते थे अपने आप को क्या कहते हैं, यह बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये कहते थे क्या? ये कहे जाते थे राय। क्या कहे जाते थे? राय। याद रखेंगे। आईने ए अकबरी, ठीक है, आईने ए अकबरी, ठीक है, कितने भागों में विभक्त किया गया है? आईने जो अकबरी है, आईने अकबरी ये पुस्तक है, ये कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 5 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में। याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इधर छोड़ दे रहे हैं, इधर देखिए। ये 17वां क्वेश्चन, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए किसमें खास तौर पर जाना जाता है? तो ये 17 का जो हो जाएगा बाजार नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण? बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाजार पर कैसे नियंत्रण करना है, ये शेरशाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तम्बाकू का जो सेवन था वह शुरू करने वाला व्यक्ति था सर्वप्रथम, वह अकबर था। यानी अकबर को आपको टिक लगा लेना है। जबकि जहांगीर की बात करें तो ये तम्बाकू को प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी बात को ध्यान में रखेंगे। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया, अकबर ने शुरू किया, ये याद रखेंगे। और अकबर का पुत्र कौन था? ये जहांगीर। इतना भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, जल्दी देखते हैं। दीवान ए असफर का अर्थ क्या है? 19वां क्वेश्चन है, दीवान ए असफर का अर्थ क्या है? तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष। जो राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था उन्हें यह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कम वीडियो देखिएगा कम नंबर आएंगे, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा नंबर। पूरा वीडियो देखिए, आराम से लिखिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार वीडियो को देखिए। अब जाइए मत, पूरा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, कहीं पर जाइए मत, देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा और बस काम करते हैं। आगे आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो संबंधित है आप जानते हैं अकबर से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं। बस 40 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही हो गए हैं। अब बस आइए देखिए, थोड़ा सा है। कहता निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? जो 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा समकालीन था, ये आप याद रखेंगे कि अकबर के जो समकालीन था वह था बदायून। ठीक है, ये बदायून ऑप्शन जो ब हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना आप जानते हैं अबुल फजल जो हैं अकबरनामा की रचना की हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा द आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1526 में हुआ था। किसके किस बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था और उसी समय मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 24वां क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का नाम अब तो भरी बज जाते हैं कि शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली का किला शेरशाह नहीं करवाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन जो हॉकिंस था, ये ब्रिटेन का हॉकिंस था, राजदूत था। और आप जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उस समय जो थे ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी। और एलिजाबेथ जब मृत्यु हो जाती है 1603 में, कहानी इसकी अलग है, कहानी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जिससे आपके अंदर समझ आ जाए। 3 में इससे जेम्स प्रिंसिपल जो है वहाँ का ब्रिटेन का राजा बनता है और उसी के समय में ये कैप्टन हॉकिंस को विदा करता है किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से व्यापार करने के लिए अनुमति लीजिए। जब कैप्टन हॉकिंस जो है वह 1608 में यह भारत पहुँचता है, तभी उसी बीच पहले ही अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। तो इसका पुत्र जो अकबर का पुत्र था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर जो है वहाँ का शासक बन जाता है। तो यानी कैप्टन हॉकिंस जो था वह किसके दरबार में? तो वह जहांगीर के दरबार में, अकबर का जो पुत्र था उसके दरबार में वह पहुँचता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ब जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, इनको भी बात करेंगे। शाहजहाँ के बारे में हमने जाना किया कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। जो आपके 26वां क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। जो जमींदारी व्यवस्था का नाम जानते हैं उसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने सब कुछ पढ़ाया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 27वां का आप देखेंगे तो ये होता 1855 इसमें संथाल विद्रोह होता। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो था इसको भी याद रखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था जो आपका कौन सा है, देख लेते हैं। 28 का जो है इसमें दिया है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेजली या लॉर्ड बेंटिंग या आकलैंड, ठीक है। आकलैंड जो थे ये इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका ये हो जाएगा आपका ब जो हैगा लॉर्ड वेजली ने ये महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था, लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब आगे हम 36 आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही समय बचा है। कॉर्नवालिस कोड बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना? 29 का जो हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड का मतलब ये ब है। कॉर्नवालिस कोड में ये कब बना था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। अब यहाँ पर देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। और कब किससे जीत कर किया था? तो आदिल शाह से जीत कर गोवा पर पुर्तगाली अधिकार कर लेते हैं। और उस समय पुर्तगाल के जो शासक था जिसका नाम था अल्बुकर्क जो था उस समय शासक था, जिसने पुर्तगाल गोवा पर अपना शासन दबदबा बनाया था 1510 में, ठीक है। लिखा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा जो हुई थी वह 1905 में हुई थी। कब हुई थी भैया? तो 19-20 जुलाई को होती है बंगाल विभाजन की घोषणा। और जबकि बंगाल पर यह प्रभाव कब से लागू किया गया? तो लागू किया गया था, ये आप भली बात ही जानेंगे कि ये लागू किया था 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था, ठीक है। इतना याद रखेंगे। बंगाल विभाजन 1905 में किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। आगे बात करें। 1857 के गदर को किस क्रांति एक क्रांति कहा जाता है? 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा है? 1857 था उसने किसने एक क्रांति कहकर संबोधित किया है? तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो था इसने क्रांति कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आप भली भांति जानते हैं कि 1498 में आया था। तो इसमें भी 1498, इसमें भी 1498 है। तो माथा नहीं गर्म करना है कि कब किसके समय आया था। ये तो 1500 ये तो होगा नहीं, इस दोनों में से ऑप्शन देखना है। 17 मई 1498 को ये आया था। तो ऑप्शन आपका ही हो जाएगा 17 मई 1498 को
भारत के केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह पर, ये केरल राज्य है, कालीकट बंदरगाह पर था, वहाँ का राजा जोमरिन था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1553 हुई थी और लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। ये भी बात में याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो आप जानते हैं 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए ओ हुम और अध्यक्ष थे बंकिम चंद्र बनर्जी थे, जो थे ये आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 72 थे। यह मुंबई में इसकी स्थापना होती है। तेजपाल स्कूल में, तेजपाल गोकुलदास कॉलेज जो है उसमें स्थापना होती है। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि 36वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बताया था कांग्रेस कौन थे? ए ओ हुम जो थे, और ये जो थे आईसीएस अधिकारी जो थे, रिटायर्ड थे। आईसीएस अधिकारी जो आज के डेट में आईएएस के नाम से जाना जाता है, पहले आईसीएस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, जाइए मत। 37वां क्वेश्चन लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने की थी? तो अब जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी बड़ी प्रचलित थे, यानी ऑप्शन अ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष आप देखेंगे तो इसमें कैबिनेट मिशन की योजना के जो अध्यक्ष होंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, इसमें 3 व्यक्ति आते हैं, तो इनको भी याद रखेंगे, अलेक्जेंडर लॉरेंस पेथिंग और क्रिप्स स्टेपिस क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति आते हैं। इन बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था 18 जुलाई 1947 को बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये अब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है? लागू हो जाता है। तो आपको दोस्त कैसा वीडियो लग रहा है आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। आप यहाँ तक देखने के लिए आपको वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 400 प्लस नंबर लाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, तो ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।